दोस्तों, आज हम सर्वे का फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने थियोडोलाइट, प्लेन टेबल और माइनर इंस्ट्रूमेंट, इसका हमने प्लेलिस्ट बना करके प्लेलिस्ट में डाल दिया। सर्वेइंग के प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले मैंने क्या किया है कि बिल्डिंग मटेरियल का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है दोस्तों। इसी तरह से कलरफुल नोट के साथ हमने आपको समझाया है। ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है, हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको भी मैंने समझाते हुए एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जा कर के उस प्लेलिस्ट में मेरे उन चीज़ों को देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। इसके पहले दोस्तों हम 2026 SSCJ 2026 के लिए एक प्लान तैयार किया हूँ। मेहनत तो बहुत लगेगी, लेकिन उस प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और उसी को हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे, जिससे हम लोग प्रिपरेशन और रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार प्लान डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग का एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट तक हो जाएगा। हमें बहुत कम समय अपने आप को लेके चल रहा हूँ। हम ये मान रहा हूँ कि हम लोग के पास बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अधिक मिल जाएगा एक दो तीन महीना और तब तो अच्छा ही है। मैं कम मान के अक्टूबर तक, मैं मान के अक्टूबर लास्ट तक हम लोग एग्जाम होगा, उस हिसाब से मान के चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करूँगा कि अभी मैं आज 15 जुलाई है। अगले एक महीने के भीतर मैं पूरा जो सिलेबस अपना है उसको मैं इसी तरीके से रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, इसी तरह से वीडियो डाल के आपको रिवीजन करवा दूंगा। भले ही मुझे 2 3 4 5 घंटे का लेना पड़े वीडियो, लेकिन ले करके मैं क्या करूँगा कि 15 अगस्त तक पूरी कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर आपका साथ रहा, मुझे लगा कि आप लोग को ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं मेहनत करूँगा और बिल्कुल 15 अगस्त तक मैं क्या करूँगा, कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और बच गया हम लोग के पास 15 अगस्त के बाद उस महीने में 15-16 दिन और। तो हम क्या करेंगे, उस 15-16 दिन के अंदर सारे सब्जेक्टों के जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनके 1000, 700, 800, 600, 700, 800 क्वेश्चन रहेंगे, और जो छोटे सब्जेक्ट हैं उनके 300, 400 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे MCQ के फॉर्म में। ठीक है, प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, कंप्लीट प्रैक्टिस करा दूंगा मैं 15-16 दिन के अंदर। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, और हम इस समय तक हम लोग टेक्निकल का कंप्लीट कर चुके रहेंगे। रिवीजन भी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गया। फिर हमारा बचा सितंबर। अब हम छुएंगे अपना नॉन टेक। अब हम नॉन टेक पे चलेंगे। ठीक है, अब नॉन टेक का मैं इसी तरीके जितना रिवीजन ही करवा रहा हूँ, इसी तरह से नॉन टेक का भी मैं एक जो भी सब्जेक्ट है रिवीजन करवाऊँगा। मैराथन लेकर के 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितने देर का हो, मैराथन लेकर के हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, सितंबर में हम लोग पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जो भी होता है। ठीक है, और फिर हम सितंबर मान लीजिए कंप्लीट हो गया हमारा। साथ में आप अब ये नहीं कि नॉन टेक पढ़ने लगे तो टेक्निकल छोड़ दिया, ऐसा नहीं, मतलब नहीं है। आप तब उस समय 3-4 घंटे का स्लॉट अलग से निकाल करके जो अब तक हमने प्रैक्टिस और टेक्निकल पढ़ लिया है उसको आप रिवीजन करते रहेंगे। और लेकिन हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद से नॉन टेक। ठीक है, रिवीजन छोड़ना नहीं है। रिवीजन के लिए आप अलग से स्लॉट 4-5 घंटे का बनाए रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद अब 1 अक्टूबर तक हम लोग क्या कर चुके रहेंगे, टेक्निकल कंप्लीट, नॉन टेक कंप्लीट, प्रैक्टिस कंप्लीट। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग दोस्तों आप अभी से लगाओ, वो तो 1 घंटा आप पर डे दो, क्योंकि रीजनिंग तो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद हम 1 अक्टूबर से हम माने अगर 25 अक्टूबर के एग्ज़ाम, तो भी हमारे पास 25 दिन बचेगा। और उस हिसाब से सुबह शाम एक मॉक दोगे तो भी 40+ मॉक दे दोगे। और अगर हम लोग का टाइम मिल गया ज़्यादा, नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम चला गया, तो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग लगभग 70, 80, 100 भी मॉक टेस्ट लगा लेंगे। इस तरीके से ये रहा हम लोग का SSCJ 2026 का प्लान। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आज के सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग की। ठीक है, व्हाट इज़ सर्वेइंग, तो सर्वे क्या होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा मेजरमेंट की सहायता से पृथ्वी की सतह के ऊपर तथा सतह के नीचे स्थित पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी की सतह पे
या फिर सतह पे या पृथ्वी के नीचे या बोले तो पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी भी बिंदु का क्या रिलेटिव पोजीशन ज्ञात करी जाती है, ठीक है। और भी काम करी जाती है, जैसे बाउंड्री लाइन बनाई जाती है, मैप बहुत सी काम की जाती है, लेकिन छोटा सा ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसे ठीक, और भी बहुत कुछ हमें लिखी जा सकती है, लेकिन आप छोटा सा बात याद रखिए, ठीक है। जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वहाँ पे मैं खुद टाइम देकर के आपको समझाऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन निर्धारण करना, ठीक है। अगला क्या है, ग्राउंड पर प्रोपोज स्ट्रक्चर का लेआउट या मार्किंग बनाना। तो आप जानते ही हो कि कहीं का भी अगर लेआउट बनाना हो तो वहाँ सबसे पहले सर्वे ही करी जाती है कि वहाँ ग्राउंड कैसा है, लेवल है कि नहीं है, कहाँ मिट्टी कितनी काटनी है कितनी नहीं, ये सब आप पता होगा, ये सबसे पहले करी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो एरिया वॉल्यूम, ठीक है, एरिया वॉल्यूम तथा अन्य रिलेटिव क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। अगर आप किसी क्षेत्र का एरिया ज्ञात करना चाहते हो या कहीं से मिट्टी कटान वगैरह की बात करना चाहते हो तो इस केस में भी क्या करते हैं, हमको एरिया कैलकुलेट सर्वे की हेल्प लेकर के हम इन कामों को आसानी से कर लेते हैं। तो ये उद्देश्य हो जाता है हम लोग का सर्वे का, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ हमारी आने वाली है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी से चल रहा हूँ, स्पीड में चल रहा हूँ, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉपिक में कुछ दम नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ। जहाँ लगेगा मुझे थोड़ा धीमा चलना है, स्लो चलना है, वहाँ पे मैं एकदम प्यार से और धीमे धीमे समझाऊँगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं शेप ऑफ अर्थ। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सर्वे के नज़र में कितने तरीके से मानी जाती है, उसका जो शेप होता है। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि गोल होता है, अंडाकार होता है, ऐसे कई चीज़ें बोलते रहते हैं, लेकिन सर्वे में रियल में कितने तरीके की मानी जाती है, ठीक है, क्या क्या बोली जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं। एक बोला जाता है ऑबलेट स्फेरॉइड, ठीक है। एक उसको बोला जाता है कि ऑबलेट स्फेरॉइड शेप की है, ठीक है। तो फिर कोई बोलता है कि इलिप्सॉइड शेप की है, तो कोई बोलता है कि ओवलॉइड शेप की है, तो कोई बोलता है नहीं नहीं जियोइड शेप की है, तो फिर स्फेरिकल शेप की है। इस तरीके से हमारी पृथ्वी की अलग अलग बेस पे अलग अलग नाम रख दिया गया उसके शेप का, जैसे कि अलग अलग आधार दे दिया गया, अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं रीजन क्या क्या है किस नाम को रखने के लिए, ये भी हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कि एक ही ऑबलेट स्फेरॉइड, ये नाम क्यों रखा गया, तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस की लंबाई पोलर एक्सिस से लगभग 43.6 किलोमीटर अधिक होती है, इसीलिए पृथ्वी का आकार चपटा माना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब ये आप देख पाओगे कि ये थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है। तो पोलर एक्सिस जो है थोड़ा छोटा शॉर्टर है, और जो इक्वेटोरियल एक्सिस है वो क्या है कि लॉन्गर है। कितना, तो इक्वेटोरियल एक्सिस ग्रेटर देन पोलर एक्सिस कितना है 43.6 किलोमीटर। तो ये देख पा रहे हो, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ऑबलेट स्फेरॉइड, ठीक है। अगला दूसरा क्या है, इलिप्सॉइड। तो ये क्यों रख दिया गया नाम, ठीक है। तो ये देख लो, इसका रीज़न ये है कि पृथ्वी की सतह की बनावट दीर्घ यानी इलिप्सॉइड के समान होती है। हम लोग पढ़े होंगे इंटर में कि ऐसे इलिप्स बनता है, ठीक है, ऐसे इलिप्स बनता था ना, ऐसे इस शेप में ऐसे लंबा सा कैसे बनता था, ऐसे लंबा सा बनता था ना। और ये देखो उसी तरह का शेप है ना, ये शेप इसका उसी तरह से है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इलिप्सॉइड। अब आगे हम बात करें तो ओवलॉइड, ये क्यों रख दिया गया, तो आप इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसका रीज़न ये है कि साउदर्न हेमिस्फीयर, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है तथा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, ठीक है। जो आप देख पा रहे होगे कि इस फिगर में देखो मैंने दिखाने की कोशिश किया है कि ये थोड़ा सा बड़ा होता है और ये क्या होता है छोटा होता है, ठीक है, एक समान नहीं होता है, इसीलिए ओवलॉइड शेप इसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ठीक है। ठीक, अगला क्या है कि जियोइड, ठीक है। अब देखो वास्तव में जितने भी हम लोग नाम दे रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। अब मान लो कि इलिप्टिकल बोल दिया गया, इलिप्टिकल बोल दिया गया, तो इलिप्टिकल का मतलब है पूरा ऐसे इक्वल, ये पूरी चीज़ एकदम प्लेन होनी चाहिए, एकदम प्लेन ऐसे होना चाहिए, तब जाके इलिप्स बनता है ना, हाँ तब बनेगा ना। कोई भी चीज़ तब बनेगी ना जब एकदम स्मूथ होगी या किसी एक चीज़ को फॉलो करेगी, लेकिन पृथ्वी ऐसा है नहीं, रियल में पृथ्वी ऐसी है ही नहीं किसी को फॉलो करे। कहीं आप देखोगे कि माउंट एवरेस्ट कितनी हाइट है, कि मैरियाना गर्त कितने गड्ढे में है, ठीक है। तो ये
रियल में कोई शेप पृथ्वी की है ही नहीं। कहीं माउंट एवरेस्ट काफ़ी हाई है, कहीं कंचनजंगा हाई है, कहीं मैरियाना ट्रेंच गहराई है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका कोई अपना इसका शेप मतलब कि डिफाइन नहीं कर पाएगा कोई किसी और चीज़ के हेल्प से लेकर के। तो इसीलिए इसका खुद का अपना नाम रख दिया गया कि ये जियोइड शेप की है। इसके खुद का अपना प्रॉपर अपना मूल नाम जियोइड बोल दिया गया। जैसे देख लीजिए रीजन देखिए, वास्तव में पृथ्वी का आकार किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप से पूरी तरह मेल नहीं खाता है। जो मैं समझा रहा था, मैं किसी से पूरी तरह से मेल खाता ही नहीं है। इसीलिए पृथ्वी के वास्तविक आकार को जियोइड बोल दिया गया, ठीक है। तो एक्चुअल शेप क्या है, पृथ्वी की हमारी उबड़ खाबड़ ऐसे 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 है, जरूरी नहीं बराबर तो नहीं है, ठीक है। स्फेरॉइड, अब जितने भी शेप अब तक हमने ऊपर दिखाया है उनको तुम अगर मान करके कैलकुलेशन करोगे या कोई फार्मूला लगाओगे तो बड़ा कठिन हो जाता है इसके डाटा को निकालना, इसके बारे में अध्ययन करना। इसीलिए अध्ययन की दृष्टि से कि इसका अध्ययन करना आसान हो जाए, क्या किया गया कि इसको सर्कल मान लिया गया, इस पर गोला मान लिया गया, ठीक है। क्या मान लिया, गोला मान लिया गया, ताकि इस पर अध्ययन करना, कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए पृथ्वी की सतह को स्फेरिकल माना जाता है। इसके लिए मीन रेडियस कितना, r बराबर 63 से 71 किलोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो मतलब इतना समझ लीजिए कि जो अपने पृथ्वी का रेडियस है तो कितना होता है, 63,671 किलोमीटर होता है। तो दोस्तों मैंने ये इसमें क्या बताया कि जो पृथ्वी का जो शेप होता है वो कौन कौन से शेप होता है, तो नाम मैं फिर पढ़ दे रहा हूँ। ऑबलेट, स्फेरॉइड, फिर इलिप्सॉइड, ओवलॉइड, ठीक है, जियोइड और स्फेरिकल। और इसका साथ में मैंने आपको इसका रीजन भी बताया कि ऐसा क्यों है। अब देखते हैं अबाउट अर्थ के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि हमने और आप लोग भी ज्योग्राफी में कभी ना कभी पढ़ाई होगा। एक बार हम देख लेते हैं अपने पृथ्वी के बारे में इन शॉर्ट में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, पृथ्वी अपनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है पोलर एक्सिस। मतलब देखो पृथ्वी ऐसे है ना, तो ये जो हमारी एक्सिस ऐसे नहीं है बल्कि ये ऐसी है। मतलब ये 23.5 डिग्री यहाँ से क्या हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये कहने मतलब होता है इसका, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पर ऊपरी बिंदु को नॉर्थ पोल तथा निचले बिंदु को साउथ पोल कहते हैं। पता नहीं कहाँ से वीडियो रुका था, देखिए मैं पोल से दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सिस पृथ्वी की सरफेस को जिन दो बिंदुओं पर काटती है उन्हें पोल कहते हैं। ऊपरी बिंदु को नॉर्थ पोल तथा निचले बिंदु को साउथ पोल कहते हैं। पृथ्वी अपनी पोलर एक्सिस यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर रोटेट करती है। दोस्तों मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं, इसलिए इसको पढ़ते हुए आगे हम निकल जाएंगे, ठीक है। और जो अपना कॉन्सेप्ट आएगा मेन, वहाँ पे मैं एक ही चीज़ को अच्छे से समझाऊंगा। देख लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस है। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये अपना इक्वेटोरियल हो गया यानी भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और ये आपको पता है ये कौन सा कर्क रेखा हो जाती है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और ये कौन सी जाती है, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा हो जाती है, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करती है, रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, अपनी पृथ्वी 24 घंटे में, तभी तो जाकर दिन रात होती है 24 घंटे में, ठीक है। अब देख लीजिए इसका डाटा है, वो डाटा मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। डाटा को याद भी करा दूंगा, अभी एमसीक्यू के फॉर्म में लाया हूँ। एमसीक्यू के फॉर्म में डाटा को मैं कोशिश करूँगा कि याद हो जाए, क्योंकि डाटा जल्दी याद होता नहीं है किसी को भी, ठीक है। देखिए तो इक्वेटोरियल रेडियस कितना है, तो जो इसका रेडियस है, मतलब ये रेडियस कितना, इक्वेटोरियल रेडियस मतलब ये रेडियस कितना है, ये देख रहे हो रेडियस कितना है, तो 6378.14 किलोमीटर, कितना 6378.14 किलोमीटर है क्या, इक्वेटोरियल रेडियस। और पोलर रेडियस की बात करें, मतलब इसकी इस वाले रेडियस की बात करें, ठीक है, तो ये है आधा, मतलब आधा ही रेडियस होता है ना, वही आधा रेडियस की बात करें, पोलर रेडियस की बात करें तो ये है 6356.78 किलोमीटर, ठीक है, 6356.78 किलोमीटर। अगला है शेप ऑफ अर्थ। तो नॉर्मली शेप कोई पूछ दे, बताओ शेप रियल में शेप क्या है इसकी, तो ऑबलेट स्फेरॉइड बोली जाती है। क्यों, क्योंकि जो ये लंबी होती है और ये थोड़ी सी छोटी होती है। अभी देख भी पा रहे होगे कि ये वाली थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है, इसीलिए इस शेप का बनता है। और इस शेप के बनने की वजह से नॉर्मली कौन सी बोली जाती है, जनरली ऑबलेट स्फेरॉइड इसको
बोल दी जाती है जनरली। वैसे तो कई नाम मैंने अभी आपको बताया और रीजन भी बताया है, ठीक है। अगला है मीन रेडियस। क्या है? मीन रेडियस की हम बात करें तो मीन रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। अभी देख पा रहे होगा ना कि पोलर रेडियस कुछ और है और इक्वेटोरियल रेडियस कुछ और है, लेकिन हम मीन रेडियस से बात करेंगे तो हो जाएगा 6371 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। पोलर सरकमफेरेंस मतलब कि जो इसका परिधि होती है, परिधि जो पोलर की जो ऐसे परिधि खींचोगे, ऐसे ऐसे नहीं परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है ना ये वाली, इस तरीके से परिधि खींचोगे तुम पोलर वाले एक्सिस के लिए तो क्या होगी? तो उसकी जो लंबाई होगी वो 40,000, ठीक है दोस्तों। तो पोलर सर पोलर सरकमफेरेंस कितना होता है? 40,008 किलोमीटर है। और इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस कितना है? 40,076 किलोमीटर है। तो इक्वेटोरियल थोड़ा बड़ा होगा ही, क्योंकि थोड़ा सा इस वाले क्षेत्र में बड़ा है तो थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए 40,076 है और ये 40,008 है। अंतर कितने का हो गया? लगभग 68 का अंतर इसमें दोनों में हो गया, ठीक है। आगे हम बात करें तो इलिप्टिकल प्लेन क्या होता है? ये इक्लिप्टिक प्लेन, तो ये क्या होता है ना कि जैसे सूरज चक्कर लगाता रहता है, जो सूरज का पृथ्वी अपना चक्कर लगाता रहता है, तो होता क्या है कि वो एक प्लेन बनाता है। एक प्लेन के चारों तरफ क्या करता है? गोल गोल चक्कर लगाता है एक प्लेन पर चारों तरफ। जैसे मान लीजिए ये सूरज हो गया, तो ये आपको पता ही होगा, इसमें जब बहुत कुछ जानना नहीं है। ये एक पाथ को फॉलो करता है, ठीक है। जिसका पाथ फॉलो होता है ना, वो एक ये पाथ फॉलो करता है, उसे इक्लिप्टिक प्लेन कहा जाता है, ठीक है। इस प्लेन में वो फॉलो कर रन करता है, ठीक है। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण, जिसे रिवोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, रिवोल्यूशन करते समय बनाया गया काल्पनिक तल इमेजिनरी प्लेन इक्लिप्टिक प्लेन कहलाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये इसीलिए awkward लग रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो जो डाटा अभी आया था वो डाटा को मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ एमसीक्यू के फॉर्म में, ताकि चीज़ें याद हो जाएं। देखिए, तो पृथ्वी का सामान्य आकार यानी शेप ऑफ अर्थ क्या माना जाता है? तो देखिए, इस माना तो इस सारा का सारा इसका ये है, सारा का सारा होता है, लेकिन मैं किसी एक को बोला जाए, कोई किसी एक को सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है ऑवलेट स्फेरॉइड, ठीक है। ऑवलेट स्फेरॉइड होता है इसका। जब सब में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो ऑवलेट स्फेरॉइड पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्या है कि पृथ्वी का मीन रेडियस कितना होता है? तो बताइए पृथ्वी का मीन रेडियस कितना होता है? तो 6371 किलोमीटर। आप इधर नहीं देखिएगा, आप इस साइड देख के आंसर करिए, फिर उधर देख लीजिएगा आंसर की तरफ। अगला क्या है? पृथ्वी का इक्वेटोरियल रेडियस कितना होता है? बताइए कितना होता है? तो 6378.14 किलोमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पोलर रेडियस कितना होता है? तो 6356.78 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस कितनी होती है? तो ये होती है 40,076 किलोमीटर, ठीक है। अब पृथ्वी की पोलर सरकमफेरेंस कितनी होती है? तो ये होती है 40,008 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कितने समय पूरा करती है? ये तो चलिए ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। पृथ्वी की एक्सिस लगभग कितने कोण पर झुकी हुई है? कितने पे? 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है। अगला क्या है? पृथ्वी की दिशा में रोटेशन करती है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है। ये चीज़ें याद करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ चीज़ है, बस एमसीक्यू फॉर्म में दिमाग जल्दी पकड़ता है, इसीलिए मैंने एमसीक्यू फॉर्म में भी चीज़ को दे दिया था कि याद रहेगा।
इक्लिप्टिक प्लेन क्या होता है, तो कौन सा होता है बताइए। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण रिवोल्यूशन के दौरान बनने वाला काल्पनिक तल, ठीक है, वो ही होता है इक्लिप्टिक प्लेन। ठीक है, अगला क्या, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए कुछ एक्सिस हैं जो हमको सर्वे में बहुत काम आते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको हम समझते हैं। एक कौन कौन होता है, जैसे मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस आएगा, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आएगा, ठीक है, आपका लेबल लाइन बहुत ज़रूरी है, ये लेबल लाइन भी आएगा। ऐसे बहुत टर्म आएंगे जिसको हम लोग जानना ज़रूरी होता है, वो क्या होता है आखिर में। ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस होता क्या है ना, कि जैसे कि आप कहीं भी किसी भी जगह पर प्लम्ब एक्सिस को ऐसे आप ऐसे खड़ा कर दीजिए, गिरा दीजिए, तो प्लम्ब एक्सिस पृथ्वी की जहाँ भी पॉइंट करता है ना, वो वर्टिकल एक्सिस को दिखाता है। ठीक है, चलिए पढ़ के सुनाता हूँ इसको। अर्थ सरफेस के किसी बिंदु पर प्लम्ब बब द्वारा दर्शाई गई एक्सिस को प्लम्ब एक्सिस अथवा वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पृथ्वी हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या करो, प्लम्ब बब लगा दो, तो ये जो दिखा रहा है ना, ये चीज़, ये तो यही होता है वर्टिकल एक्सिस, जो कि पृथ्वी की सरफेस से 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ठीक है, और अब एक चीज़ देखिए, ये जब ये एक्सिस होता है ना, जो वर्टिकल एक्सिस होता है, देखिए हमने शुरू में बताया था कि अभी हम आगे देखेंगे, शुरू में नहीं है, अभी है, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे कि एक होता है जियोडेटिक सर्वे। क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे। एक होता है प्लेन सर्वे। कौन सा, प्लेन सर्वे। ठीक है, तो जो वर्टिकल एक्सिस होता है जियोडेटिक सर्वे में क्या करता है कि पृथ्वी के सेंटर पे जाके कट करता है। कहाँ कट करता है, पृथ्वी के, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के सेंटर पे जा कर के कट करता है। वर्टिकल एक्सिस जियोडेटिक सर्वे में पृथ्वी के केंद्र में जाकर के कट करता है, लेकिन वही प्लेन सर्वे की बात करेंगे तो वर्टिकल एक्सिस कभी एक दूसरे को नहीं काटते, वो सीधे समानांतर ही चले जाते हैं आगे। यही है इसमें का पूरा कंटेंट मैं पढ़ देता हूँ, आप देख लीजिए। जियोडेटिक सर्वे में अलग अलग स्थानों पर बनाई गई वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को सेंटर ऑफ अर्थ पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ये फिगर में आप देखिए इस चीज़ को। ठीक है, एक ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, ये है आके यहाँ कट कर दिया, ये एक है, ये देखिए यहाँ पे कट कर दिया, ये आके यहाँ पे थोड़ा ये सीधा होना चाहिए था, यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होगे कि सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। लेकिन जब यही बात आ गई है ये प्लेन सर्वे में, तो क्या कर रहा है, एक कट कर रहा है, कहीं भी एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगा, ये पैरेलल हमेशा चलता रहेगा। जबकि प्लेन सर्वेइंग में अलग अलग स्थानों पर बनाई गई वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक है, ये बात मैंने आपको भी बताया है कि प्लेन में एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। अब देखिए लेबल लाइन क्या होती है। ये क्या होता है ना कि जो पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी, पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी के सभी बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन बनती है ना, जो प्लेन बनता है, उसे ही लेबल लाइन या लेबल प्लेन बोलते हैं। जैसे फिर ध्यान सुनिए, पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने से जो लाइन बनती है उसे लेबल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये पॉइंट हो गया पृथ्वी का केंद्र हमारा, यहाँ से डी क्या है, मान लो सपोज करते हैं 90 किलोमीटर। ठीक है, हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि कई 100 किलोमीटर हो जाएगा, मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलो मान ही लेते तो और ज़्यादा, मान लो 400 किलोमीटर। कितना है, 400 किलोमीटर। ठीक है, और ये भी है 400 किलोमीटर, ये भी है 400 किलोमीटर, एक और कहीं 400 किलोमीटर। ठीक है, तो जो भी 400 किलोमीटर के जो भी पॉइंट ये मिले हुए हैं हमको, इनको मिला दोगे तो जो ये लाइन बन रही है ना, ये जो लाइन में खींच रहा हूँ, ये वाली लाइन, इसी को बोलते हैं लेबल लाइन। ठीक है, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। पृथ्वी के केंद्र से समान दूरी पर आने वाले सभी पॉइंट को मिलाने वाली
जो लाइन होती है उसे ही लेबल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी की सतह पर खींची गई ऐसी रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी समान होती है उसे लेबल लाइन कहते हैं, जो कि मैंने अभी इस फोटो में आपको दिखाया है। ठीक है, लेबल लाइन लेबल सरफेस पर स्थित होती है तथा लेबल सरफेस एक कर्व सरफेस होती है। मतलब वही लेबल लाइन जो बन गई, अब इस पर अगर कोई प्लेन तुम लेते हो, इस पर कोई प्लेन अगर लेते हो तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं? लेबल सरफेस बोला जाता है। जो जो यहाँ पे लेबल लाइन पे जो प्लेन बनेगी उसे लेबल सरफेस कहा जाएगा, और वो भी कर्व होगी। तो कर्व होगी ना, आप फिगर में देख पा रहे होगे सीधे सीधे कि कहीं ना कहीं जो ये हमारी लेबल लाइन है कर्व है। जिस पृथ्वी का जो जो सरफेस होता है वो कर्व है, तो ये भी एक तरह से कर्व ही बनेगा ना, क्योंकि कुछ के पैरेलल, ये पैरेलल होता है, समझ लो इस तरह से पृथ्वी के सरफेस के पैरेलल होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का कर्व सरफेस होता है। देखो फंडामेंटल एक्सिस में अब हम अगला देखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है? अर्थ सरफेस के किसी बिंदु पर लेबल लाइन पर खींची गई टेंजेंट अथवा वर्टिकल एक्सिस के लंबवत यानी परपेंडिकुलर खींची गई रेखा को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। देखो ये दो तरीके से डिफाइन करी जा सकती है। ठीक है, दो तरीके डिफाइन करी जा सकती है। एक तो वर्टिकल एक्सिस के रेफरेंस लेकर के, एक लेबल लाइन को रेफरेंस लेकर के। तो हम अगर तुम वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस लेते हो तो बोल दो कि वर्टिकल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर हो, क्या हो? परपेंडिकुलर हो, उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, ऐसे बोल दो। ठीक है, ठीक है। अगर तुम एक बार फिर सुनो, अगर तुम वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस लेते हो तो बोल दो कि जो परपेंडिकुलर हो, वर्टिकल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है उसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहा जाता है। और अगर हम लेबल लाइन को रेफरेंस में ले लें तो बोल दें कि जो लेबल लाइन के टेंजेंट हो, मतलब कि स्पर्शी हो, टेंजेंट हो, उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से इस बात को डिफाइन करी जा सकती है, एक वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस लेकर के और एक लेबल लाइन को रेफरेंस लेकर के। ठीक है, अब देखते हैं नोट पॉइंट में कुछ। जियोडेटिक सर्वे में अलग अलग स्थानों पर बनाई गई वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को सेंटर ऑफ अर्थ पर इंटरसेक्ट करती है। वही बात इम्पोर्टेंट में लिख दिया हूँ, उधर ऊपर भी ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक दूसरे को अर्थ सरफेस के बाहर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाली लाइन जो है, समझा रहा हूँ आपको, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक दूसरे को अर्थ सरफेस के बाहर इंटरसेक्ट करती है। ये जियोडेटिक सर्वे के केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे के केस में इंटरसेक्ट करती है, प्लेन सर्वे के केस में नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी बन गई। ठीक है, तो एक मान लीजिए ये पूरा लेबल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेबल लाइन के टेंजेंट खींचेंगे। अभी मैंने बताया कि लेबल लाइन के जो टेंजेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। तो अगर इसके यहाँ पे हम स्पर्शी खींचें तो स्पर्शी ऐसे बनेगी, और यहाँ भी एक स्पर्शी खींचें तो ऐसे बनेगी। तो देख पा रहे होगे ना कि ये क्या होगा, पृथ्वी के बाहर एक दूसरे को क्या कर यहाँ पे कट कर रही है। तो यही बात यहाँ लिखा गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक दूसरे को अर्थ सरफेस के बाहर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब आगे देखिए, जबकि प्लेन सर्वेइंग में अलग अलग स्थानों पर बनाई गई वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे के समानांतर होती हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक दूसरे के समानांतर होती हैं। मतलब इस केस में एक दूसरे को कभी काटने वाली नहीं है, वो हमेशा पैरेलल ही चली जाएंगी। अगला क्या, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस एवं लेबल लाइन। तो हम देखते हैं संबंध 3 में क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और लेबल लाइन में। तो आप फिगर को देखकर ही सब समझ सकते हो कि हमारा ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कितना डिग्री का फ़र्क है? देखो, तो 90 डिग्री का इन दोनों के बीच में संबंध होता है। और फिर देखो लेबल लाइन और
एक बार पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लेबर लाइन में देखो, हॉरिजॉन्टल लेबर लाइन देखो, लेबर लाइन रियल में एक लाइन नहीं होती, सीधी सीधी लाइन नहीं होती कि ताकि एंगल आसानी से बताया जा सके। लेकिन फिर भी अगर बहुत छोटा हिस्सा लेकर के बात करें, बहुत छोटी हिस्सा लेकर के बात करें हम, तो यहाँ पे एक एंगल बन सकता है 90 डिग्री का। तो बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लेबर लाइन के बीच में 90 डिग्री का, देखो 90 परपेंडिकुलर मत बोला करो, उसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इस तरह से बोल सकते हो कि वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस और लेबर लाइन, लेबर लाइन क्या होते हैं? एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस, तो आप देख भी पा रहे हैं उसमें। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबर लाइन, तो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेबर लाइन की टेंजेंट होती है। तो आप इस फिगर में देख पा रहे होगे। और डिफिनेशन तो हॉरिजॉन्टल लाइन का हम लोग जब दिए थे तो बात तो हमने डिस्कस किया ही था कि क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का लेबर लाइन का जो स्पर्शी होता है वही हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। अगला क्या है? वर्टिकल एक्सिस और लेबर लाइन में क्या संबंध है? तो वर्टिकल एक्सिस लेबर लाइन की नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर नहीं वर्ड यूज करो बल्कि नॉर्मल यूज अच्छा रहेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये वर्टिकल एक्सिस और लेबर लाइन इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? तो ये एक दूसरे का नॉर्मल होता है, ठीक है। दरअसल एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि लेबर लाइन कोई सीधी लाइन तो है नहीं कि कोई एंगल बनेगा, लेकिन फिर भी बहुत छोटी जब माप लोगे ना, यहाँ पे छोटा सा हिस्सा लोगे, यहाँ छोटा सा हिस्सा लोगे तो आएगा कि वो नॉर्मल जैसे बिहेव करेगा, इसीलिए नॉर्मल कह दी जाती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जो सर्वे है कितने प्रकार से करी जाती है, उसके टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, एक होता है प्लेन सर्वे और एक होता है ज्योडेटिक सर्वे, ठीक है। बेसिक क्लासिफिकेशन की हम बात करें, नॉर्मली बेसिक तौर पे बोले तो दो तरह का सर्वे होता है। एक होता है प्लेन सर्वे और एक होता है ज्योडेटिक सर्वे। ये दरअसल बात है ना कि जो पृथ्वी का शेप है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए बांटा गया है ये चीज़ों को, प्लेन सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे, ठीक है। तो जब हम पृथ्वी का जो कर्वेचर है, जो उसका कर्वेचर है, इसे कर्वेचर बोलो या कभी कभी रेडियस भी बोल दी जाती है, ठीक है। कर्वेचर और या बोले तो रेडियस को ध्यान में रख कर अगर तुम सर्वे कर रहे हो तो वो ज्योडेटिक सर्वे कहा जाता है। और अगर तुम ध्यान में नहीं रखते हो, ठीक है, अगर तुम ध्यान में नहीं रखते हो, बोलते हो नहीं नहीं पृथ्वी ऐसे कर्व नहीं है बल्कि प्लेन है, तो इस सर्वे को हम बोलते हैं प्लेन सर्वे, ठीक है। एक बात याद रखो कि जो ज्योडेटिक सर्वे होता है ये शुद्ध होता है, ये प्योर, मतलब कि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट बोलो, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्यों? क्योंकि रियल में पृथ्वी तो है ना ऐसी ही है और ये ऐसी ही बोल रहा है, तो ये बात सही है और ये कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाता है। तो ये जो है ये जो प्लेन सर्वे होता है जिसमें ये मान ली जाती है कि जो सरफेस है प्लेन है, तो इसमें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, ठीक है। कोई फार्मूला वगैरह लगाना आसान हो जाता है, इसीलिए ये थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते निकलेंगे आगे, ठीक है। प्लेन सर्वे जिस सर्वे में कैलकुलेशन के समय कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं किया जाता है उसे प्लेन सर्वे कहते हैं। इसमें अर्थ सरफेस को हॉरिजॉन्टल माना जाता है तथा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर कैलकुलेशन की जाती है। बताया हूँ कि इसमें क्या हॉरिजॉन्टल मान ली जाती है इस वाले में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में, अर्थ सरफेस को हॉरिजॉन्टल मान ली जाती है। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, इसमें क्या करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, ठीक है। ज्योडेटिक सर्वे में क्या है कि जिस सर्वे में मेजरमेंट एवं कैलकुलेशन के समय कर्वेचर ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ अर्थ बोल सकते हो, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है उसे ज्योडेटिक सर्वे बोलते हैं। अभी बता रहा था मैं, जिसमें इसके ये कर्वेचर को हम
इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि इसको काउंट करेंगे, मानेंगे, तो उसे जियोडेटिक सर्वे कहा जाता है। बात आगे करें तो इसमें अर्थ सरफेस को कर्व्ड माना जाता है तथा स्फेरिकल डिस्टेंस पर मेजरमेंट एवं कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, इसके अर्थ सरफेस को ये मेन बात याद रखिए कि कर्व मानी जाती है। जिस तरह के रियल में पृथ्वी है वो मानी जाती है कर्वेचर, यानी कर्व मानी जाती है, न कि प्लेन, बल्कि प्लेन सर्वे में क्या मानी जाती है, प्लेन मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इस बात को यहाँ पे लिख दिया है कि अर्थ सरफेस को क्या मान ली जाती है, कर्व मान ली जाती है जियोडेटिक सर्वे में। अब देखो, जब प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में क्या बेसिक फ़र्क होता है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है एक साथ, एक ही साथ दोनों चीज़ को करा जाए सेम चीज़ों के साथ, तो फिर क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, अगर आप पृथ्वी के ये ए सी बी जो दिख रही है ना आपको कर्व वाली लाइन, अगर ये कर्व आप 12 किलोमीटर चलते हैं, अगर ये आप 12 किलोमीटर क्या करेंगे, चलेंगे ये वाली लाइन, ठीक है, और फिर आप ए और बी को सीधी लाइन से मिला दीजिए, यानी प्लेन सर्वे में तो सीधी करेंगे ना, तो ये हो गया आपका जियोडेटिक सर्वे और ये हो गया प्लेन सर्वे। ठीक है, तो ये 12 किलोमीटर आप चलेंगे, और वही जब ए और बी की बात करेंगे तो ये 12 किलोमीटर में कितना कम हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं, जब हम कर्व सरफेस पर 12 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो वही उसके लास्ट बिंदु को मिलाने वाली जो सीधी लाइन बनाई जाए तो 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर कम दूरी प्राप्त होती है इस वाली लाइन पे। और यही अगर ये 18 किलोमीटर, कभी कभी आप किसी किताब में 18 किलोमीटर भी देख लोगे तो ये 1.15 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी 18 किलोमीटर में 1.5 सेंटीमीटर कम हो जाता है। अगर 12 किलोमीटर लिखा है तो 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। यही इसका एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस के दो बिंदुओं को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जिसको कॉर्ड डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बोलते हैं, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच यानी ए और बी, उन्हीं दो बिंदुओं के बीच स्फेरिकल डिस्टेंस यानी ये कर्व वाली डिस्टेंस स्फेरिकल डिस्टेंस से 1 सेंटीमीटर छोटी होती है। वही बता रहा था ना, देखिए स्फेरिकल डिस्टेंस 12 किलोमीटर होता है तो ये वाली 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी ये चीज़ लिख दिया मैंने कि ए सी बी अगर 12 किलोमीटर है तो ए बी कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है। ठीक है, अगला क्या है, एक देखिए क्या होता है कि देखिए अगर सरफेस पर किसी 3 बिंदु को लीजिए, बिंदु 1, 2 और 3 बिंदु लीजिए। ठीक है, और 3 बिंदु से एक प्लेन ट्रायंगल बनाइए। प्लेन मतलब सीधे सीधे मिला दीजिए, बन गया प्लेन ट्रायंगल। आप क्या कीजिए, कर्व के साथ मिलाइए। जियोडेटिक सर्वे में से बनाना है ना, वैसे कर्व के साथ मिलाइए। एक कर्व बना रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे, सही से नहीं बना, सही से बनाते हैं। ये रहा हमारा प्लेन ट्रायंगल। ठीक है, अब बनाते हैं हम लोग स्फेरिकल। ये रहा हम लोग का स्फेरिकल ट्रायंगल। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, पहले जब हम किसी 3 बिंदु को मिला करके एक प्लेन ट्रायंगल बनाते हैं और एक स्फेरिकल ट्रायंगल बनाते हैं और उनके बीच ठीक है, और उनके बीच जो उनके जो इंटरनल एंगल होता है, उनके सारे इंटरनल एंगल जोड़ो और उनका बीच का अंतर अगर 1 सेकेंड होता है, ठीक है, तो जो स्फेरिकल ट्रायंगल होता है उसका एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर होता है। अगर पढ़ता हूँ तब इस चीज़ को और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अर्थ सरफेस के किसी 3 पॉइंट को मिलाने से बनने वाले प्लेन ट्रायंगल तथा स्फेरिकल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम का अंतर यदि 1 सेकंड हो, 1 सेकंड
हो तो उस स्फेरिकल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 195 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, अगर अल्फा थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 इनको जोड़ लीजिए, तो इन तीनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, और फिर अल्फा 1, अल्फा अल्फा 2, अल्फा 3 को जोड़ लीजिए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 को जोड़ लीजिए। दोनों जोड़ करके इनको अंतर निकालिए। नहीं, कितना होना चाहिए? 1 सेकंड आना चाहिए। कितना? 1 सेकंड आना चाहिए। जब 1 सेकंड आएगा तो उस कंडीशन में जो इसका एरिया होगा ना, इस वाले का जो इसका एरिया होगा, ये जो है ना, ये स्फेरिकल वाला, ये पूरा यहाँ से आता है स्फेरिकल वाला, इसका एरिया कितना होगा? 195 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, चीज़ दिखा दिया गया है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कर लीजिए, माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 करिए, और कितना होना चाहिए? 1 सेकंड। तो इस केस में कितना होगा? 195 किलोमीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट देख लीजिए। अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से छोटे एरिया को स्मॉल एरिया माना जाता है, अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से कोई इलाका छोटा है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ जियोडेटिक सर्वे नहीं करके हम वहाँ प्लेन सर्वे से अपना काम चला लेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ 260 से ऊपर चला जाता है वहाँ पे जियोडेटिक सर्वे की जाती है। मतलब 260 से नीचे क्या करी जाती है? स्मॉल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? स्मॉल। ठीक है, इसीलिए प्लेन सर्वे कर ली जाती है 260 से नीचे, और जैसे 260 से ऊपर की बात होगी तो फिर हम जियोडेटिक सर्वे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि 260 किलोमीटर स्क्वायर से छोटे एरिया को स्मॉल एरिया माना जाता है, इसीलिए इसके लिए जियोडेटिक सर्वे नहीं किया जाता है। प्लेन ट्रायंगल के इंटीरियर अब देखो, अब क्या होता है कि अभी जानते ही, आप अच्छे से जानते हो कि प्लेन ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण का सम कितना होता है? तो 180, 60, या बोले तो कुछ और भी कुछ हो जाएगा, तो कैसे भी जोड़ करके आएगा तो 180 ही आएगा। अगर कोई ट्रायंगल बना, कैसे बना लो आप, कैसे भी कोई ट्रायंगल कैसे ही बना लो, कैसे भी बना लो आप, कैसे भी ट्रायंगल बना लो, आप जानते हो जो बीच का जो तीनों ट्रायंगल, इसका जो एंगल होता है, ट्रायंगल के अंदर का जो तीनों एंगल होता है, इनको काउंट करने पे 180 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 180 आता है। ठीक है, लेकिन जब यही बात आ जाती है स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए, किसके लिए? स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए, तो ये जो मान होती है 180 से ज़्यादा और 540 के बीच कुछ भी हो सकता है, और 540 भी हो सकता है। बात याद रखिएगा। जैसे कि प्लेन ट्रायंगल में तो फिक्स होता है कि 180 ही होगा, प्लेन ट्रायंगल में फिक्स होता है कि 180 ही होगा, लेकिन जब स्फेरिकल ट्रायंगल की बात आती है तो फिक्स नहीं होता, बल्कि इसमें 180 से लेकर के 540 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यही लाइन यहाँ लिखी गई है कि प्लेन ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जबकि स्फेरिकल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 से अधिक तथा 540 तक हो सकता है। देख रहे हो, 540 भी इंक्लूड होगा तक हो सकता है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है, अभी मैंने शायद नीचे एमसीक्यू फॉर्म में दिया भी होगा अगर पूछा होगा तो। ठीक है, आगे देखिए, स्फेरिकल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम का 180 से अधिक वाला भाग, हाँ अब ये बोल रहा है, बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ना अगर 180 से, जैसे कि ना 180 से जितना ज़्यादा हो जाता है, जितना ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, अगर इसका मतलब कहने का ये है कि अगर ये 180 हो गया यहाँ पे, यहाँ पे इधर से आ रहा है, यहाँ पे 170 है, यहाँ पे 180 हो गया, अब 180 हो गया, अब 180 से जितना भी ज़्यादा जा रहा है, इतना भी 180 से ज़्यादा जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एक्सिस बोला जाता है। ऐसे समझ लो कि स्फेरिकल ट्रायंगल में 180 से जो एक्सट्रीम वैल्यू होता है उसे स्फेरिकल एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, स्फेरिकल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम का 180 से अधिक वाला भाग स्फेरिकल एक्सिस कहलाता है, तथा स्फेरिकल एक्सिस स्फेरिकल ट्रायंगल के एरिया के
समानुपाती होता है, मतलब एरिया जितना ज़्यादा होगा स्फेरिकल एक्सेस उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, थोड़ा एमसीक्यू के फॉर्म में क्या करते हैं, आपको रिवीजन करवा देते हैं ताकि चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो इन ए जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड, क्या मानते हैं, वर्टिकल, इंक्लाइड, हॉरिजॉन्टल, क्या मानते हैं बताइए, कर्व्ड मानते हैं। ठीक है, इन जियोडेटिक सर्वेइंग द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल इज, ठीक है, तो क्या है कि ग्रेटर देन 180 डिग्री। जियोडेटिक सर्वेइंग में देख रहे हो जो इंटीरियर एंगल का जो क्या होता है कि सम होता है वो 180 से ज़्यादा और 540 तक होता है। कितना, 540 तक होता है, मैक्सिमम 540 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे SSC 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। इन जियोडेटिक सर्वेइंग द सम ऑफ एंगल ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट ग्रेटर देन, मतलब उससे से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या होता है कि 540, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखिए, तो द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इज कॉल्ड, तो क्या बोला जाता है उसको, तो बोला जाता है जियोडेटिक सर्वे। ये डेफिनेशन में ही बात बोली जाती है, तो हो गया जियोडेटिक सर्वे। अगला देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए प्लेन एंड ए स्फेरिकल ट्रायंगल इज 1 सेकेंड फॉर एन एरिया ऑफ, तो कितना होगा 195 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हमने आपको बताया, ये भी RRB में पूछा गया क्वेश्चन है, ये RRB JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। चलिए और भी रिवीजन करवा देते हैं। सर्वे वर्क अप टू अप्रॉक्सीमेटली 260 किलोमीटर इज ट्रीटेड एज, मतलब कि 260 किलोमीटर तक, मतलब कि 260 तक जो है तुम क्या कौन सा सर्वे करोगे, तो हम जियोडेटिक करेंगे, प्लेन करेंगे कि टोपोग्राफी करेंगे कि हाइड्रोग्राफी, तो ये यहाँ पे चारों ऑप्शन में कौन सा सटीक आंसर बनेगा इस लाइन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, तो हो जाएगा प्लेन सर्वे। ठीक है, मैंने बताया था कि 260 तक क्या होती है, हम स्मॉल एरिया मानते हैं, जिसकी वजह से हम प्लेन सर्वे करते हैं, और 260 से ऊपर जाने पे हम जियोडेटिक सर्वे करना स्टार्ट कर देते हैं। अगला क्या है, इन प्लेन सर्वे द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, तो किस वाले में करते हैं, तो प्लेन सर्वे में बताओ कि कर्वेचर ऑफ अर्थ क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि इग्नोर कर देते हैं, कि मेजर करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं कि जब पृथ्वी जो है कर्व नहीं है, किस वाले सर्वे में, प्लेन सर्वे में बात बोली जाती है, मतलब कि क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। ठीक है, इन जियोडेटिक सर्वे द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज, अब आगे जियोडेटिक सर्वे में यही क्वेश्चन बना देगा जियोडेटिक सर्वे के लिए, तो क्या कर लेंगे, आप बोल देंगे कि कंसिडर्ड, मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते, कंसिडर्ड करना पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है जियोडेटिक सर्वे इज जनरली एडॉप्टेड फॉर, तो जियोडेटिक सर्वे कब हम अपनाते हैं, बड़े के लिए कि छोटे के लिए। ठीक है, तो स्मॉल एरिया हो तो, कि लार्ज एरिया हो तो, बिल्डिंग सर्वेइंग ओनली, या फिर रूट सर्वे ओनली। तो हमारे सटीक ऑप्शन की बात करें तो ये बन रहा है लार्ज एरियाज़, तो लार्ज एरिया जब होती है तो उसके लिए हम जियोडेटिक सर्वे का यूज करते हैं। ठीक है, इन जियोडेटिक सर्वे द ट्रायंगल फॉर्म आर, ठीक है, तो जियोडेटिक सर्वे में कौन से ट्रायंगल हम बनाते हैं बताओ, प्लेन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, स्फेरिकल ट्रायंगल की आइसोस्केल ट्रायंगल, क्या बताओ, बनाते हैं स्फेरिकल ट्रायंगल। तो ये चीज़ मैंने बताया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब तक हम बेसिक क्लासिफिकेशन के तौर पे हमने क्या पढ़ लिया, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा बता देता हूँ। अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया सर्वे क्या होता है,
सर्वे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अबाउट अर्थ पढ़ लिया, जो उसके डाटा उससे रिलेटेड है डाटा हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर कुछ कुछ एक्सिस पढ़ लिया हमने, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, लेबर लाइन पढ़ लिया हमने, तीनों में रिलेशन क्या है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने जो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे होता है प्लेन और जियोडेटिक, वो हमने कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ अर्थ फील्ड। ठीक है, तो वीडियो रुकी थी, पता नहीं कहाँ से होगा। ठीक है, हम फिर देखते हैं लैंड सर्वे से। ठीक है, तो जो लैंड सर्वे है उसमें टोपोग्राफी सर्वे होता है। ठीक है, टोपोग्राफी सर्वे में क्या की जाती है कि नेचुरल फीचर के जो या फिर मैन मेड फीचर्स हो गए, ठीक है, जैसे कि उनके बारे में अध्ययन करना हो, ठीक है, सर्वेक्षण करना हो, सर्वेइंग करना हो, तो उसे टोपोग्राफी सर्वे कहा जाता है। ठीक है, उन्हें टोपोग्राफी सर्वे कहते हैं। अब नेचुरल फीचर की बात करें, जैसे कि रिवर हिल हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट हो गई, बेली लेक आदि, सब के सब क्या हो गई, नेचर के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती हैं, ये हो गई। या फिर मैन मेड फीचर्स जैसे कि रोड, रेलवेज, कैनाल, टनल, ब्रिज, बिल्डिंग्स आदि, ये सब हो गई। इन सब का बारे में अध्ययन करना हो तो वो टोपोग्राफी सर्वे में आ जाता है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे का, ठीक है, तो प्रॉपर्टी लाइन, बाउंड्री लाइन निर्धारित करने के लिए किए जाने वाले सर्वेइंग को कैडेस्ट्रियल सर्वे कहते हैं। तो ये बात वर्ड आप ये पकड़िएगा, ये वर्ड लिखा है प्रॉपर्टी लाइन या बाउंड्री लाइन, ये वर्ड आप देखने को मिले वहाँ समझिएगा कि कैडेस्ट्रियल सर्वे की बात हो रही है। जो कैडेस्ट्रियल सर्वे है वो जो रेवेन्यू चेन होती है ना, जो रेवेन्यू चेन होती है, जो कि 16 से ही हम बताएंगे 16.5, इसमें रेवेन्यू चेन का प्रयोग की जाती है तथा फील्ड बाउंड्री का निर्धारण करते हैं। वही बात जो लेखपाल साहब होते हैं वो क्या करते हैं, खेतों की सीमाओं का अध्ययन करते हैं ना, तो वो रेवेन्यू चेन का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम जब चेन पढ़ेंगे वहाँ पर रेवेन्यू चेन के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि चेन क्या होती है और रेवेन्यू चेन की साइज़ 32 मीटर 33 मीटर कितना होती है, सबके सब मैं आपको वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, सिटी सर्वे। अब तीसरा क्या होगा, सिटी सर्वे। तो इसमें क्या होता है ना, किसी सिटी के विकास एवं बेसिक नीड्स की योजना तथा एवं पूर्ति के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण को सिटी सर्वे कहते हैं। मान लो कि नाली बिछानी हो गई, लाइट देने के लिए खड्डा खोदना हो गया, या कई भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सर्वेइंग करनी पड़ेगी ताकि अच्छे से चीज़ें कर पाए, तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए हम सिटी सर्वे का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, रोड कनेक्टिविटी करनी हो, वाटर सप्लाई बिछानी हो, सीवरेज डिस्पोजल इत्यादि के लिए बिछानी हो, ये सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि सिटी सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। नोट, इसमें लेबलिंग, कंटूरिंग तथा प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रयोग किया जाता है। तो लेबलिंग, कंटूरिंग और प्लेन टेबल सर्वे जैसे छोटे छोटे सर्वेइंग होती हैं, इनको भी यूज करी जाती है सिटी सर्वे में। ठीक है, अगला है मैराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो समुद्र, देखिए इसमें अब आ गया मैराइन, जानती है मैराइन का मतलब क्या होता है, नदी समुद्र से संबंधित बातें होंगी। तो समुद्र, नदी, झील आदि वाटर बॉडीज़ के भीतर की अंडर वाटर एक्टिविटीज़ के अध्ययन के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण को मैराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहते हैं। किसी स्पेसिफिक पॉइंट की गहराई मापने को साउंडिंग कहते हैं। साउंडिंग के लिए फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गहराई मापने का इकाई फैथम है। आप यहाँ से मेन बात याद रखिए कि फैथोमीटर क्या होता है और फैथम क्या होता है। फैथम एक यूनिट है, ठीक है, और फैथोमीटर एक मापने का यंत्र होता है, जो कि क्या होता है कि समुद्र की गहराई मापने के यूज होता है। फैथम एक तरह का यूनिट है जो कि समुद्र की गहराई मापने का यूज करी जाती है। और जो समुद्र के अंदर सर्वे वगैरह करी जाती है उसे हम लोग मैराइन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे कह देते हैं। अगला क्या है, एस्ट्रोनॉमी सर्वे। आप देख के फिगर समझ जाओ, सूरज, चाँद, ये सब क्या है, सूरज, चाँद, फिर सन, ग्रह, सब के साथ आप देख के समझ पा रहे हो कि किस बारे में बात होगी। तो सन, मून, प्लेनेट्स तथा स्टार, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, आकाशीय पिंड बोलते हैं इसको, ठीक है, के ऑब्जर्वेशन के आधार पर लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एजीमुथ
तथा ट्रू नॉर्थ का निर्धारण करने वाले सर्वे को एस्ट्रोनॉमी सर्वे कहते हैं। कुल मिला के समझो कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए जिस सर्वे का प्रयोग करते हैं उससे एस्ट्रोनॉमी सर्वे कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोला जाता है, जो कि आकाशीय पिंड का अध्ययन करते हैं इस वाले सर्वे में, किसमें, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में। ठीक है। अब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑन सर्वे, अब हम इसकी बात करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, हम किस उद्देश्य से उस सर्वे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या काम है उस सर्वे का, हम क्यों कर रहे हैं उस सर्वे, तो जो उद्देश्य होगा उस उद्देश्य के नाम पर सर्वे हम बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, तो एक होगा इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होगा कि इंजीनियरिंग पर्पस हमारा होगा कि इंजीनियरिंग का कोई काम होगा, इसलिए हम सर्वे कर रहे होंगे। तो देखो इंजीनियरिंग वर्क के प्लानिंग, लेआउट, अलाइनमेंट तथा कंस्ट्रक्शन के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण को इंजीनियरिंग सर्वे कहते हैं। सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन करवाना हो, कहीं लेआउट बनाना है किसी नक्शे वगैरह का, अलाइनमेंट बनाना है किसी रोड वगैरह का, तो इंजीनियरिंग में तो आता है ना ये सब कुछ, कैनाल के बारे में कुछ बनाना है, सब का सब क्या है कि इंजीनियरिंग वर्क्स हैं, इसीलिए इस वाले सर्वे को हम बोल देते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, जो भी ये कंस्ट्रक्शन, अलाइनमेंट, लेआउट वगैरह जो काम होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आता है। आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग हो गया, कैनाल हो गया, फिर आपका ये रेलवेज हो गया, ब्रिज हो गया, इस सब के सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं, इंजीनियरिंग वर्क में आते हैं। रेलवे ब्रिज हो गया, एयरपोर्ट, ठीक है, इसीलिए ये कौन सर्वे है, इंजीनियरिंग सर्वे है। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग, कैनाल, देखिए रेलवे लाइन, ब्रिज, एयरपोर्ट आदि। नोट, इसमें क्वांटिटी कैलकुलेशन भी सम्मिलित है। क्या, क्वांटिटी कैलकुलेशन भी सम्मिलित होती है। आगे हम बात करते हैं मेरा मिलिट्री सर्वे। क्या, मिलिट्री सर्वे, तो डिफिनेशन क्या होगी, तो नाम मिलिट्री सर्वे है, तो जो हमारे देश के सिपाही जी लोग जो करते हैं अपने हिसाब, अपने सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, उस सर्वे को हम लोग बोलते हैं मिलिट्री सर्वे। तो युद्ध के दौरान स्ट्रेटजिक प्लानिंग के उद्देश्य से किए जाने वाले सर्वेक्षण को मिलिट्री सर्वे कहते हैं। नोट, इसमें कंपास सर्वे का यूज किया था, तो ये लोग क्या करते हैं, दिशा देखने के लिए कंपास सर्वे का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्वे, तो जो ऑब्जेक्ट के, ठीक है, अब हो गया माइन सर्वे। अगला है माइन सर्वे, इसी में का ऑब्जेक्ट वाले में क्या है, अगला है माइन सर्वे। तो माइन मतलब क्या होता है, खदान। अब खदान वगैरह में जो सर्वे की जाती है, फिगर देख भी पा रहे, खदान का फिगर बनाया गया है, तो वो हो जाएगा आपका माइन सर्वे। तो मिनरल्स वेल्थ की खोज एवं खनन के लिए किए जाने वाले सर्वे को माइन सर्वे कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। स्कैनिंग मेथड देखिए, तो टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि पता चल पाए कि कौन सा मिनरल है, कौन सा नहीं है। ऐसे ही तो आजकल पता चल रहा है, सैटेलाइट क्या कर रहा है कि देख ले रहा है किसी इलाके को, वहाँ के निकलने वाले रेडिएशन वगैरह का, उसका हीट वगैरह को ऑब्जर्व करके बता रहा है कि कौन सा मिनरल कहाँ हो सकता है। एयरोबॉर्न लेजर स्कैनिंग, अब देख पा रहे हो कि एयरप्लेन का भी यूज हो रहा है ऐसे स्कैनिंग करने में। एयरबॉर्न फोटोग्रामेट्रिक, ठीक है, तो ये देखिए एयरबॉर्न फोटोग्रामेट्रिक भी एक तरह का मेथड होता है इसमें। अनमैन्ड एरियल सिस्टम, ये ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, अगला क्या है, सैटेलाइट इमेजरी, जो अभी बताया हूँ ना कि सैटेलाइट की अगर फ़ोटो खींच के आजकल बता दे रहा है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अगला है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल मतलब भी होता है, जैसे समझ रहे हो कि भूमि के बारे में, तो पृथ्वी की डिफरेंस स्टेटा के अध्ययन के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण को जियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। जैसे मतलब कि विभिन्न स्टेटा मतलब परत, ये बहुत परत हो गई, इनके बारे में अध्ययन करना हो तो उसके लिए हम लोग का जियोलॉजिकल सर्वे करी जाती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, तो प्राचीन सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के अध्ययन के लिए भूमि के नीचे दबे पुरातात्विक अवशेषों यानी रिलिक्स ऑफ एंटीक्विटी की खोज हेतु किए जाने वाले सर्वेक्षण को
आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहते हैं। आप ये फिगर में ही देख पा रहे होगे, सीधे सीधे फिगर में देखिए, समझ जाओ चीज़ों को कि जो जो चीज़ों को जो इन चीज़ों के लिए करे जाते हैं सर्वे, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, इसमें प्राप्त अवशेषों की एज डिटर्मिनेशन भी की जाती है। इससे तभी तो जब खोज करी जाती है, कुछ चीज़ मिलती है, उसका एज, उसको हम उस कार्बन, इतना कार्बन मेथड होता है, उससे उसका एज पता करते हैं और पता कर पाते हैं कि जो ये जो यहाँ सभ्यता थी, यहाँ पर लोग थे, वो कितने पुराने थे, कितने वर्ष पहले की घटना घटी हुई, ये सब चीज़ें पता कर लेते हैं। अगला क्या है, टाइप ऑफ सर्वे। अभी जो हम लोग कर रहे थे उसी को हम इन शॉर्ट में कर दिए हैं, ताकि आसान आसान भाषा में जल्दी से जल्दी समझा जा सके। तो प्लेन सर्वे में क्या होता है कि प्लेन सर्वे सरफेस मान लेते हैं। जियोडेटिक सर्वे में क्या होता है कि स्फेरिकल सरफेस मान लेते हैं। टोपोग्राफी सर्वे में नेचुरल एवं मेन जो फीचर्स होते हैं उनके टोपोग्राफी के बारे में अध्ययन करते हैं। कैडेस्ट्रियल सर्वे में प्रॉपर्टी लाइन के बारे में करते हैं और यहाँ पे रेवेन्यू चेन का यूज करते हैं। क्या रेवेन्यू चेन का प्रयोग करते हैं। सिटी सर्वे क्यों होता है, तो बेसिक नीड्स ऑफ सिटी को कंप्लीट करने के लिए इसका यूज करी जाती है। मेराइन सर्वे तो अंडर वाटर बॉडी वगैरह जो है ना, जहाँ जो यहाँ पे फैदम दूरी होती है और फैदोमीटर एक यंत्र है, उसका यूज इसमें करी जाती है मेराइन सर्वे में। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो सेलेस्टियल बॉडी है, चांद, सितारा, ग्रह इत्यादि इत्यादि, उनके बारे में इसमें अध्ययन करी जाती है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में। इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है कि इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में, जैसे कि कैनाल, घर, रेलवे, ब्रिज, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इंजीनियरिंग सर्वे में आ जाता है। मिलिट्री सर्वे में तो हमारे देश के सिपाही जी लोग जो स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए, वो जो सर्वे होती है तो वो मिलिट्री सर्वे में आती है। माइन सर्वे तो लोकेशन ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल की जो लोकेशन पता करने के लिए और हम सर्वे करते हैं, कई तरीके का होता है, अभी बताया था ना। तो माइन सर्वे में वो आता है। अगला क्या है, जियोलॉजिकल सर्वे तो अर्थ क्रस्ट के बारे में अध्ययन करना, जैसे सियाल पढ़े हुए, सिया, सीमा, नीफे, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे का यूज़ करते हैं। अगला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो अनर्थ रिलिक्स के बारे में अध्ययन की जाती है। ये होगा हम लोग का इन शॉर्ट में, हमने एक बार आपको ये पूरी बात बता दी। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ना, उस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर हम सर्वे का नाम रख देते हैं। जैसे चैन सर्वे तो केवल चैन द्वारा दूरी मापकर किया जाने वाला सर्वे होता है, ठीक है, इस चैन की फिगर देख लीजिए। कंपास सर्वे, कंपास द्वारा दिशा तथा चैन टेप द्वारा दूरी मापकर किया जाने वाला सर्वे चैन सर्वे, कंपास सर्वे बोला जाता है। ये देखिए कंपास का फिगर। प्लेन टेबल सर्वे तो नाम से ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा इसमें। प्लेन टेबल सर्वे तो प्लेन टेबल की सहायता से फील्ड में ही प्लॉटिंग की जाती है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि एक बार फिर से कि हमने बीएम बिल्डिंग मटेरियल का जो प्लेलिस्ट है वो हमने बना दिया है, ठीक है। उसमें बट एक पेंट बचा है, पेंट वार्निश बस बचा है। इसके अलावा सारा का सारा और एक फेरस और नॉन फेरस मटेरियल, ये 2 चैप्टर बस बचे हुए हैं बिल्डिंग मटेरियल में। और इसके अलावा जितने भी होते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, फिर ब्रिक हो गया, लाइम हो गया, ठीक है, और भी चैप्टर्स कौन कौन होता है, ठीक है, जो भी होता है इन सबको हमने क्या किया है कि कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, बिल्डिंग मटेरियल के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें इसी तरह से विजुलाइज फिगर का यूज़ करके और मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप 4-5-6 घंटे का होगा, आप एक बार मैं अपना पूरी सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इतना अच्छा PDF है कि एक बार देखोगे तो दिमाग में से ही सेट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और मैं रुका हुआ हूँ तो 10 सेकंड के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। मैं 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए प्लीज़, एक कमेंट कर दीजिए प्लीज़। चलिए दोस्तों, शायद आपने एक सब्सक्राइबर कमेंट कर दिया होगा
हम आगे देखते हैं प्लेन टेबल सर्वे। तो प्लेन टेबल्स की सहायता से फील्ड में ही प्लॉटिंग की जाती है। तो यही तो प्लेन टेबल की खासियत होती है कि ये एक जियोग्राफिकल सर्वे होती है और यहाँ प्लॉटिंग भी वहीं की जाती है और डाटा भी वहीं लोगे और प्लॉट भी वहीं कर दोगे प्लेन टेबल सर्वे में। जो कि और सर्वे जो होता है इसमें डाटा ले फील्ड में और प्लॉटिंग करते हो ऑफिस में बैठ के, लेकिन इस केस में वहीं सब झट के झट तुरंत सब कुछ हो जाता है। थ्योलाइट सर्वे, तो ये देखिए थ्योलाइट का फिगर। तो थ्योलाइट द्वारा हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल एंगल मापने के लिए किया जाने वाला सर्वे होता है। देखिए दोस्तों, हम सर्वे का भी क्या थ्योलाइट चैप्टर, प्लेन टेबल चैप्टर, मानर इंस्ट्रूमेंट, ये चीज़ों को मैंने कंप्लीट इसका ये भी कंप्लीट कर दिया है, ये 3 चैप्टर। अब जा कर के ये भी 3 चैप्टर आप देख सकते हो। और फ्लूइड मैकेनिक्स भी हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है उनके लिए बस 7-8 वीडियोज़ हैं आधे घंटे का 40-40 मिनट का, मैंने वो भी बना दिया है। हाइड्रोलिक्स का भी, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी, और जो मेन कॉन्सेप्ट है, पूछे का कॉन्सेप्ट है, जो बार बार रिपीट करते हैं, बहुत पूछते हैं, वो वाले ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, आप जाके एक बार उसको विजिट कर सकते हैं। अगला है टैकोमेट्रिक सर्वे। तो टैकोमीटर द्वारा डिस्टेंस तथा एलिवेशन ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला सर्वे होता है। बस नाम पढ़ते रहिए, हम लोग क्या करेंगे इन सर्वे को पढ़ेंगे ना इन सबको डिटेल में चैप्टर में, तो चीज़ें आपको समझ में आएगी, चीज़ें कैसी होती हैं, क्या है। ठीक, अगला है मॉडर्न सर्वे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर ईडीएम एक टोटल स्टेशन जैसे आधुनिक उपकरण द्वारा किया जाने वाला सर्वेक्षण है। मतलब इसमें डिस्टेंस को क्या करें, किरण छोड़ेगा, रेस छोड़ेगा, जाएगा, टकरा के आएगा और ये खुद पढ़ लेगा, तो फिर बता देगा कितना डिस्टेंस है, कितना दूरी है। तो इस तरीके के जो टेक्निकल टेक्नोलॉजी है ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका यूज इसमें करी जाती है। अब इसमें जाके पकड़ के दूरी माप के नहीं आना होता है, बस ये रेड लाइट देगा, कहीं टकराएगा, किसी दीवार से वापस आ जाएगा, अब ये खुद पढ़ लेगा कितना देर ये गया, कितना देर में वापस आया। तो ये कैलकुलेशन करके और क्या करेगा, भाग दे देगा। तो इस तरह से ये क्या निकाल था, डिस्टेंस मेजर कर देता है इस तरीके से। ये सब तो ये मॉडर्न होते हैं सब के सब। ठीक है, अगला क्या है, फोटोग्राफिक या एरियल सर्वे। तो एयरक्राफ्ट द्वारा या ड्रोन के द्वारा फोटोग्राफी लेकर किया जाने वाला सर्वे होता है ये। दोस्तों अब आगे हम कल स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। हम 2 या 3 वीडियो लेंगे इसको कंप्लीट करने में, या फिर अगला एक वीडियो और लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आप फील कर पा रहे हो आवाज़ को फील कर पा रहे होगे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि कई मेरा ज़बान भी साथ नहीं दे रहा है, कुछ चीज़ें हम गलत पढ़ दे रहे हैं क्योंकि तबीयत बुखार लगा है, टाइफाइड की शिकायत है। ठीक है दोस्तों, तो मैं कल इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा ताकि हम अच्छे से और पढ़ पाएँ और अच्छे से समझा पाएँ आपको। ठीक है, जब अच्छे से हो जाए तो ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि अभी भी हम लोग 75 के करीब हैं। ठीक है दोस्तों, कम से कम पहले 100 पहुंच जाएं, फिर हम लोग आगे सोचेंगे। पहले तो भी 100 ही कम से कम करवा दीजिए आप लोग, फिर हम लोग का टारगेट आगे का रखेंगे कितना सब्सक्राइबर, आगे की टारगेट प्लीज़ 100 करवा दीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।